आपको भी लगता है कि जो काम किए हैं वो धरातल पे दिख रहा है, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है? पूरा वादा पूरा हो रहा है, क्योंकि चाहे किसान को लेकर के कहें, किसान को 2100। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था 2 साल पूरा हो चुका है। जो हमारा प्रदेश का मुखिया है वही चला रहे सरकार, और ऐसा उनका सोचना गलत है। क्या कुछ बदलाव होने वाला है आने वाले समय में? क्या कौन कौन से क्षेत्र में विशेष काम करने की ज़रूरत है? जिस उद्देश्य से कमल विहार को बनाया गया था, उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करें। जी, आने वाले समय में क्या एक बार फिर से आप विधायक या फिर मंत्री के रूप में दिख सकते हैं? नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी। कौन कौन सी योजना है जिनको भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो उन लोग कोई योजना चालू नहीं किए थे। तो क्या लगता है कि उनको रोज़गार दिलाना सरकार की जिम्मेदारी कितनी है और कितना उन लोग अपना जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं उस दिशा में? आज के समय को देखते हुए हर व्यक्ति पढ़ लिख के यही सोचते हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, विधायक, मंत्री और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ मेहमान हैं रायपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आगे बढ़ेंगे चर्चा में। सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है नंदे साहू जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई आपकी? मैं वैसे हाई स्कूल तक पढ़ाई किया हूँ, और हाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद में मैं गांव में पंचायत स्तर से राजनीति प्रारंभ हुआ मेरा। पंच बन करके मैं सरपंच बना। 10 साल कार्यकाल सरपंच का रहा जी। और उसके बाद में जब मेरा ग्राम पंचायत महिला हो गया, उस समय फिर मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा। 10 साल जिला पंचायत सदस्य रहा। भारतीय जनता पार्टी में मैं 1970 से, जब जनता पार्टी था उस समय से मैं पार्टी के लिए एक साधारण सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में संविलियन हुआ 1980 में, तब से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर यहाँ रह के लोगों के बीच में काम किया। जी। क्या आप शुरू से मान के चल रहे थे कि मुझे आगे चलकर राजनीति में जाना है? नहीं, शुरू से तो नहीं। मैं हाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद में मैंने ITI किया, और ITI करने के पश्चात मेरी नौकरी लग गई थी मानक में। नौकरी करते करते एक ऐसी मन में आ गया, और गांव वालों के कहने पर मैं चुनाव भी लड़ लिया पंचायत का। उस दिन से राजनीति में, गांव स्तर की राजनीति करते करते आज ऊपर तक आ गए। जी। भाजपा ही आपने चुना, क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, भाजपा का हम जनता पार्टी में शुरू से मैं काम कर रहा था। उस समय हमारे इस रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से रमेश रानी जी विधायक बने थे, तो मेरा लगाव शुरू से जनता पार्टी से था, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखते हुए हम वही चयन किए, और आज तक के पार्टी के जो भी नियम कानून है उसको मानते हुए पार्टी में काम कर रहे हैं। राजनीति में पदार्पण से पहले आप क्या करते थे गांव में? मैं कृषक हूँ। कृषक होने के नाते मैं खेती में काम किया हूँ, हल चलाया हूँ, बैलगाड़ी चलाया हूँ, साथ साथ मैं नौकरी भी किया हूँ। इस प्रकार से खेतीहर या एक साधारण कृषक के परिवार में जन्म लेकर के खेती किसानी के जितने भी काम हैं वो सब मैंने किया। जी। जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपके परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड वाला नहीं है, आप राजनीति में आए, तो क्या कोई आपको ऐसे प्रमोट किए हैं या फिर किन्हीं दूसरे को देख के आप राजनीति में आए?
नहीं, मैं मेरे परिवार में मेरे से पहले ना तो कोई पंच बने हैं ना सरपंच बने हैं। तो मैं ही प्रथम व्यक्ति हूँ जो सरपंच बना, और मुझे किसी ने प्रमोट नहीं किया, इच्छा हो गया। वैसे छात्र जीवन में भी मैं मन में आया था, उस समय प्रेसिडेंट लड़ने का मन हुआ। उस समय चुनाव खैर नहीं लड़ पाया था। फिर बाद में जब पंचायत स्तर की बात आई तो गांव वालों ने कहा कि नहीं आप काम कर सकते हो बढ़िया क्षेत्र में, ऐसे करके मेरे को खड़ा भी कर दिए। और मेरा महत्वपूर्ण एक और काम था कि मैं 1970 से आज तक के हमारा एक गांव में एक रामायण मंडली था, और रामायण मंडली में मैं प्रवचन भी करता था, साथ साथ वादक हारमोनियम व तबला का भी बजाने का काम किया करता था। और हमारे जो साथी थे, रामायण भजन मंडली के जो साथी थे, उन लोगों का मेरा पूरा बहुत साथ मिला, और उसके माध्यम से ही मैं पंचायत स्तर से लेकर के ऊपर राजनीति जुड़ा जी। साथ साथ जब से मैं होश संभाला 1980 से छत्तीसगढ़ हरदिहा साहू समाज के सामाजिक स्तर में, राजनीति के साथ साथ सामाजिक स्तर में आकर के मैं समाज में अपना समय दिया। और 1991 से लेकर के 2021 तक छत्तीसगढ़ हरदिहा साहू समाज का रायपुर परिक्षेत्र का अध्यक्ष भी रहा। जी, पंच से शुरुआत की है, आप विधायक तक सफ़र की, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे क्या कुछ आपके इस दौरान आपके साथ हुआ, क्या ये चुनौतियाँ आई, उपलब्धियाँ क्या कुछ रहा? पंच बनने के बाद में छोटी छोटी गांव की समस्या होती थी, और छोटी जैसे उस समय 2083 में जब मैं सरपंच बना, तो 2083 में अगर कोई सरपंच या पंच अपने क्षेत्र में अगर बोरिंग भी अगर करा दे छोटी सी, तो बहुत लोगों को उम्मीद जाग जाता था, यानी बहुत अच्छा काम कराएगा। तो उस समय हम लोग जहाँ जहाँ समस्या थी, कहीं बोरिंग खुदवाने का, कहीं कुएं सफाई कराने का, उस समय तो लोग कुएं से भी पानी पीते थे, बोरिंग का भी पानी पीते थे। और हम कुएं का भी सफाई कराए हैं अपने कार्यकाल में, और जगह जगह जहाँ आवश्यकता हुई है वहाँ बोरिंग भी खुदवाए हैं जी। आवश्यकता गांव की आवश्यकता के हिसाब पर हमारे क्षेत्र के जो विधायक हुआ करते थे, उन विधायकों के पास जाकर के समस्याओं को सुना के और अपना मांग रख के मांग लाते थे। 2008 का वो दौर था जब आप पहली बार विधायक बनकर आए हैं, क्या कुछ आपके सामने चुनौतियाँ थी, और एक आपके पास बहुत अच्छा अवसर भी था कि कुछ करना है? 2008 में पार्टी संगठन ने मुझे विधायक के चुनाव लड़ने हेतु दायित्व सौंपा। उस समय मैं बड़ी उम्मीद से और बहुत ही लगन से मेरे मन में पार्टी के लिए काम करने का, और लोगों को बीच जा कर के जो जनता के जो समस्या है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास होते हुए मैं चुनाव लड़ा। और 2008 में जब चुनाव लड़ा तो हमारा रायपुर ग्रामीण का जो आज जो दृश्य है और 2008 में जो दृश्य था काफ़ी अंतर था। उस समय मूलभूत समस्या बहुत जटिल था। कहीं पर रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सब की समस्या थी। आज भी रायपुर ग्रामीण एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां आज भी इन मूलभूत सुविधा की आज भी कमी है। और हमारा मन में जब विधायक हम बने तो ये चाह था कि जितना ज़्यादा हो सके हम मूलभूत लोगों को मुहैया कराएं, और यही उद्देश्य लेकर के चुनाव लड़े। जी, आप रायपुर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो कुछ बड़ी उपलब्धियां जिनको आपको लगता होगा कि हाँ अपने कार्यकाल में रहते हुए मैं ये सब चीज़ को कर पाया जो दिल को सुकून देता है, कुछ बता सकते, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? रायपुर मैं छत्तीसगढ़ हरदिहा साहू समाज का जिला अध्यक्ष रहा, रायपुर परिक्षेत्र का। समाज के लिए भी विभिन्न
काम किया और मेरा उद्देश्य था कि हमारे समाज में भी कुछ कुरीति है, कुछ हर समाज में कुछ बहुत सी कुरीतियाँ हैं, फिजूल खर्च करते हैं लोग। तो एक ऐसा नियम लागू किया कि समाज में हम एक ही छत पर विवाह करें, सामूहिक आदर्श विवाह के रूप में, जिसको आज सरकार भी कर रही है। उस विवाह को सामूहिक आदर्श विवाह के नाम से हमने समाज में एक बंधन किया कि हम सब मिल कर के फिजूल खर्चा क्यों करें, अधिक से अधिक खर्चा ना करते हुए कम खर्च में हम सब का विवाह संपन्न हो, ऐसा काम करें। ऐसा सोच करके हमने समाज को संगठित करके, और आज भी हम एक ही मंडप पे समाज के सभी युवक युवतियों का शादी कराने का जो कार्य मैंने प्रारंभ किया, एक बहुत बड़ा काम है और आज भी चालू। जी, ये कितनी बड़ी विडंबना है सर, जब जैसे कि अभी आपने बताया कि जब शुरुआत में आप राजनीति में आए तो मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी, और अभी भी जब हम देखते हैं जब चुनावी दौर आता है तो अभी भी नेता बोलते हैं कि हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, रोड देंगे। हमारी सरकार बोल रही कि आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और हम लोग मूलभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे विकास कर पाएगी छत्तीसगढ़? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल छत्तीसगढ़ विकसित हो जाएगा, मगर शहर रायपुर शहर या अन्य जो भी शहर हैं उनसे लगे हुए जो विधानसभा है, उन विधानसभा में होता क्या है कि रायपुर के आसपास जैसे अभी हमारे नए नए कॉलोनियाँ बन रही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं शासकीय ज़मीन पर अवैध तरीके से मकान भी बना लेते हैं, जिस पर समय समय पर कार्रवाई भी होती है, और कार्रवाई नहीं होती है, इसके कारण लोग बस जाते हैं। और बसने के बाद में वही लोग अपनी समस्या को लेकर के जो भी उस समय का प्रतिनिधित्व करता है, विधायक या सांसद, उसके पास जाते हैं, और ये मूलभूत की जो समस्या है इसलिए हमेशा बनी रहती है और उसको पूरा करना जरूरी होता है। जी, कितना अंतर देखते हैं आप 1980 का जो राजनीतिक परिवेश था और आज जब हम बात करते हैं 2025 की, अंतर कितने देखते हैं आप, और किस दिशा में अंतर बदलाव आया है? नहीं, 1980 और आज में काफ़ी अंतर है। उस समय ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम मध्य प्रदेश में थे। आज तो हम छत्तीसगढ़ में हैं। उस समय बहुत कम गांव वालों को जैसे कभी कभी समस्या होती थी, वो आवास की बात जब चलती तो उस समय ये सब नहीं था कि वो, मैं जब सरपंच था उस कार्यकाल में बता रहा हूँ, 5 साल में कहीं मैं 2 व्यक्ति का घर बनवा दिया, आवास। उस समय इंदिरा आवास के नाम से चलता था। अगर 2 आदमी को आवास दिलवा दिया तो बहुत हो जाता था। 5 साल के कार्यकाल में अगर मेरे द्वारा 2 स्कूल भवन बनवा दिया गया या 1 बोरिंग करवा दिया गया तो बहुत बड़े काम हो जाता था। पर आज हम जब से छत्तीसगढ़ बना है और भारतीय जनता पार्टी के जो 3 साल के जो कार्यकाल, 3 बार के जो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने उनके जो कार्यकाल रहे हैं, और काफ़ी विकास हुआ। बीच में अभी 5 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उसमें फिर अवरुद्ध हो गया था विकास। जब से विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने, उस दिन से फिर हमारी सरकार के कामकाज काफ़ी अच्छा हो रहा है, और विकास के जो भी काम होना चाहिए विकास की ओर आगे गति दे रही। जी, ये तो बीजेपी वाले काले चश्मा पहना है, इस नाम से विकास को देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है। जो 5 साल में काम हुआ है वो स्वर्ण अक्षर में लिखने के लिए ऐसा उन्होंने काम किया है, और बीजेपी को काम दिख नहीं रहा है। देखिए, अब वो तो विपक्ष में है तो कुछ भी कहेंगे, पर हम काम जो कर रहे हैं जनता को दिख रहा है। आज जगह जगह सुशासन तिहार और समाधान शिविर लग रहा है, जैसा कोई सरकार नहीं था। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कभी 2 महीना पहले कोई आदमी अपना शिकायत करे और उसको जा कर के 2 महीने के बाद में समाधान शिविर लगा कर के उसका पूरा समाधान करे, उसके समस्या का निराकरण करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज विष्णु जी के सरकार में, सुशासन की सरकार में आज गांव-गांव में समाधान शिविर
और शहर में समाधान शिविर लगा करके जिनके केस है उनके निपटारा कर रहे हैं, और आगे भी जिनका समस्या है उसका निराकरण होते रहेगा। जी, राजधानी रायपुर की बात करें सर, लगातार जो अपराध का ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, इसको रोकथाम कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाहे महिलाओं की बात करें, युवा की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, सब इससे परेशान हैं। क्या नशा इसके पीछे कारण नहीं है? अगर नशा है तो इसे कैसे निपटेगी सरकार? देखो, समस्या तो है, अपराधें हो रही हैं, और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी सजग हैं इस पर, काफ़ी लंबे से वो काम कर रहे हैं, और एसपी और जो भी पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके जितना जल्दी काम इस प्रकार के आपराधिक घटना ना घटे इसके लिए हम सजग रहें, इसकी बार बार मैं चुनौती दे रहे हूँ। जी, इसी कार्यक्रम में सर हमारे साथ चर्चा हुआ था गृह मंत्री विजय शर्मा जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो 2 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, वो जो वादा किया गया था चुनाव के दौरान वो सबको लगभग पूरा किया जा चुका है। आपको भी लगता है कि जो काम किए हैं वो धरातल पे दिख रहा है, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है? चुनाव के समय जो भी वादा किए थे भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में, तो उस समय का पूरा लगभग पूरा वादा पूरा हो रहा है, क्योंकि चाहे किसान को लेकर के कहें, किसान को 21 कुंटल धान और 3100 रुपया उनका मूल्य देने का बात हुआ था, तो वो भी हुआ, और महतारी वंदन के नाम से 1000 रुपया प्रति माह माताओं के नाम पे देने का था, वो भी हो रहा है। इस प्रकार से कर्ज माफ़ की बात हुई थी, कर्ज 3 जो पुराना जो हमारा बकाया राशि था 2 साल का बोनस का, उसको भी दे दिया गया। तो जो काम कहे थे वो काम पूरा हो रहा है। अभी जो जिनके मकान जो गांव में जो गरीब जो नियम के अंतर्गत में जो आते हैं, जो पात्र हैं, उन पात्र लोगों का जो आवास बनाने का काम इस कांग्रेस के शासनकाल में, भूपेश के शासनकाल में उनको राशि नहीं दिया गया था, आज पुनः चालू हो गया है और गांव वाले देख रहे हैं, सब खुश हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था 2 साल पूरा हो चुका है, अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है। सरकार, देखिए, सरकार तो जो हमारा प्रदेश का मुखिया है वही चला रहे सरकार, और ऐसा उनका सोचना गलत है। जी, आपको बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है राष्ट्रीय रायपुर विकास प्राधिकरण का, RDA, तो क्या कुछ बदलाव होने वाला है आने वाले समय में? क्या कौन से क्षेत्र में विशेष काम करने की ज़रूरत है? देखिए, रायपुर विकास प्राधिकरण का पूर्व से यही एक काम रहा है, और रायपुर विकास प्राधिकरण में हमारा एक जो पुराना प्रोजेक्ट जो चल रहा है, यहाँ पर कोई अभी नया प्रोजेक्ट नहीं आया है। ये जो कौशल्या माता विहार यानी उसको कमल विहार थे, उस कमल विहार में जो 1600 एकड़ में जो पूर्व में जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह काम को लिया गया था, और इस उद्देश्य से लिया गया था कि वहाँ शहर के किनारे किनारे काफ़ी अवैध रूप से प्लाटिंग हुआ था, और उस अवैध प्लाटिंग को समान करते हुए एक अच्छा छोटा सा एक शहर बन जाए, इसके अनुरूप वो सोच के उस कमल विहार योजना को लाए थे, और उसके अनुरूप उस समय प्लॉटिंग भी हुआ है। वहाँ पर जिस प्रकार से रोड बने हैं, सीवरेज के काम हुए हैं, और बिजली के खंभे जो लगे हैं, लाइटें लगी, वो सब हुई है। अब इसमें नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पुराना प्रोजेक्ट है, वही काम चल रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय पे कोई अच्छा और नया प्रोजेक्ट हो, और उसमें हम शहर को सुंदर कैसे बना सकते हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है। नगर निगम से लगा हुआ है हमारा कमल विहार, और कुछ नगर निगम के हिस्सा भी आजू बाजू में है, तो हम सब मिलकर उसका विकास करेंगे, और जिस उद्देश्य से कमल विहार को बनाया गया था
उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करें। जी, इंद्रप्रस्थ की बात करें या फिर कमल विहार जो अभी वर्तमान में कौशल्य विहार के नाम से जाना जा रहा है, इसमें अनियमितता की बहुत शिकायतें आई हैं। 5 साल में लगातार ये चर्चा का विषय भी रहा है और भाजपा ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किए हैं। जब आप अध्यक्ष बन गए तो क्या इसका जांच भी कराएंगे? मुझे अभी तक के तो अभी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है, मगर क्या है, छोटी मोटी शिकायतें अगर मेरे पास कोई लेके आएंगे तो उसका मैं जांच जरूर कराऊंगा। जी, अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। सर, क्या आप संतुष्ट हैं जो भी आप अभी वर्तमान में हैं? जैसे भी आपने बताया था कि आप किसान हैं, फिर धीरे से राजनीति में आए, विधायक भी बने, जिला अध्यक्ष भी रहे रायपुर का, और आज अध्यक्ष हैं आरडीए का। देखिए, हम पूरा संतुष्ट हैं। तो जिस पार्टी हम लोग काम करते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पद अलग चीज़ है, विधायक बन गए, सरपंच बन गए, जिला पंचायत सदस्य बन गए, और पार्टी ने जो हमें दायित्व दिया है, पार्टी ने हमें जो योग्य समझा है, तो आज विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया है और मैं पूरा इसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार की यहाँ अनियमितताएं नहीं होगी, ये मेरे रहते हुए ये भी मैं वचन देता हूँ। आने वाले समय में क्या एक बार फिर से आप विधायक या फिर मंत्री के रूप में दिख सकते हैं? नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी, किसको क्या काम करना है पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मांगते नहीं हैं, जिसको भी पद जैसे भी देना होगा पार्टी संगठन तय करता है। राजनीतिक परिवेश में जब हम बात करते हैं सर, जब कोई भी राजनीति में आते हैं तो उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव रहता है कि मुझे जनता की सेवा करना है, जनता के लिए काम करना है, उन्हें लाभ दिलाना है। लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं फिर वो स्वार्थ हो जाते हैं। उनका जो एक रहता है वो ऑब्जेक्टिव, उनका मोटिव जो रहता है वो स्वार्थ की ओर आ जाता है। क्योंकि अभी जो आपका दायित्व है, जो आपके पास अभी पद हैं, वो ज़्यादा आप जनता की सेवा कर सकते हैं। तो क्या वास्तविक में राजनीति में आने के बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये अपने आप स्वाभाविक बढ़ जाता है? देखो, मनुष्य का, हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है और उसमें हम एक ही तरह से नहीं हाँक सकते। पर मैं जहाँ तक के मेरा सोच है, पूर्व में जैसा मेरी परिस्थिति थी, जब मैं किसान था, आज भी मैं किसान हूँ। विभिन्न पदों में मैं रहा हूँ पार्टी में, पर मेरे मन में कभी लालच नहीं आया, न किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष रखा, और स्वच्छ भाव से मैंने, निष्पक्ष भाव से राजनीति किया हूँ और आगे भी मेरे मन में किसी प्रकार की लालच नहीं है। पार्टी ने दायित्व दे दिया है और उस दायित्व के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। अरुण साहू जी का कहना है कि आने वाला जो 3 साल है छत्तीसगढ़ में जो हम बनाना चाहते हैं डेवलप्ड छत्तीसगढ़, उसका आधार रखेंगे। आपको लगता है कि जिस दिशा में पार्टी अभी जा रही है, अभी तो फिलहाल 2 ही वर्ष हुआ है काम करते भाजपा को, आने वाले 3 साल में जिस प्रकार से काम करने की तैयारी चल रही है, 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की बात कर रही है, तो उस रास्ते में आगे बढ़ रही है? निश्चित ही अगर हम सब मिल के जिस ढंग से भी काम सुचारू रूप से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे जो मंत्री लोग काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर ये 3 साल पूरा अच्छा से काम करेंगे, 2047 तक के बिल्कुल एक अच्छा विकसित छत्तीसगढ़ बनना तय। महतारी वंदन योजना का लाभ बहुत सी महिलाओं को मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो इससे वंचित हैं। लगातार ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि एक बार फिर से पोर्टल को ओपन किया जाएगा, जो महिलाएं छूट गई उनको फिर से आवेदन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। अभी तक ये हुआ नहीं है, कब तक हो जाएगी? देखिए, उस समय महतारी वंदन का जो फॉर्म भरे थे, उसमें कुछ तो त्रुटिवश उनको नहीं मिल पा रहा है अभी तक के, और कुछ पात्र लोग नहीं थे जो श्रेणी में नहीं आते, ऐसे लोग भी उस समय फॉर्म भरे थे, इसलिए उनका नाम कट गया है। पर जिन जिन लोगों को अभी तक के जो पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको फॉर्म पुनः भरना चाहिए और हम निवेदन करेंगे कि आगे भी उनको 1000 रुपये जो मासिक के रूप में सरकार ने जो तय किया है और चल रहा है, तो उनको भी मिलना चाहिए और ये पोर्टल खुले, इसके लिए प्रयास करें। जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की गई थी उनके कार्यकाल के दौरान, कौन कौन सी योजना है जिनको भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए?
मेरे ख्याल से तो उन लोग कोई योजना चालू नहीं किए थे, और बल्कि जो हमारे जो 15 साल से जो योजनाएं चल रही थी उन्हीं के नाम को बदल बदल के काम कर रहे थे। अब वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी हमारे काम हैं अच्छे चल रहे हैं, उनके कोई योजना को हम परिवर्तन नहीं किया। नक्सल अपना अंतिम सांसें गिन रही है, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, नक्सलवादी मारे जा रहे हैं। क्या ये जो कार्रवाई अभी हुई है इससे पहले नहीं हो सकता था? देखिए, शुरू में भी नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, उस समय भी प्रयास किया गया, उस समय भी इनकी समाप्ति हुई। पर अभी जो इन 2 वर्षों में जो जिस ढंग से अभी सकारात्मक ढंग से जो पहल हुई और वो नक्सलवाद का जो खात्मा हुआ है, अधिक ही हुआ है, और इसका समूल नाश होना अति आवश्यक है। रोज़गार का समस्या वर्तमान में बना हुआ है सर। बहुत से ऐसे युवा हैं जो रोज़गार के लिए एकदम फिट एंड फाइन है, इसके बाद भी उन्हें रोज़गार नहीं है। तो क्या लगता है कि उनको रोज़गार दिलाना सरकार की जिम्मेदारी कितनी है और कितना उन लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, काम करें उस दिशा में? ऐसा है, सरकार आज के समय को देखते हुए हर व्यक्ति पढ़ लिख के यही सोचते हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाए। तो सबको शासन की तरफ से या शासकीय नौकरी मिलना तो संभव नहीं, पर शासन की बहुत सी योजनाएं चल रही है। उन योजनाओं के तहत में अपना चाहे वो तकनीकी हो या कुछ भी हो, उसमें भाग लेकर के उसके माध्यम से काम करने का इच्छुक है तो लोन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, या कई प्रकार से जो सरकार के उपक्रम चल रहे हैं उसमें अपना भागीदारी करके जीवन यापन कर सकते हैं। जी, आप किसान हैं सर, किसानी किए भी करते हैं। अभी तो जो सरकार एक जो मूल्य दे रही है प्रति क्विंटल के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या एक बार फिर से जो युवा हैं उनको किसानी की ओर जाना चाहिए, उनको किसानी करने के लिए सोचना चाहिए, बेहतर इनकम कमा सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, पढ़ लिख के लोग को पढ़ना लिखना अलग मामला है, और पढ़ लिख के यही सोचना कि मुझे नौकरी मिले या मैं नौकरी करूं, ये सोचना मेरे ख्याल से जहाँ तक सबका सोच नहीं है। पढ़ लिख के भी अच्छा खेती कर सकते हैं और उन्नतशील कृषक बन सकते हैं। कृषि क्षेत्र में बहुत से काम अभी अच्छा हुआ है। जिस तरीक़ा से सरकार ने तो हमको अभी धान की अगर अपन उपज करा रहे हैं तो धान के मूल्य में भी काफ़ी अच्छा वृद्धि हुई है, जिससे अभी उतना नुकसान होने का वो नहीं है। इसलिए जिसके पास खेती है उसको खेती करना चाहिए, और जिसके पास खेती नहीं है तो उनको अपने हिसाब से कोई नया काम तय कर लेना चाहिए, उस काम को करें और शासन से लोन लेकर के काम करें। जी, अभी कुछ समय पहले आपने अपना पदभार ग्रहण किया, लेकिन जैसे हम बाकियों को देखते हैं, अगर देखें तो काफ़ी धूमधाम से और शान और शौकत के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण किया, लेकिन आपका एकदम सामान्य रूप से। क्या कुछ संदेश देना चाहते थे आप? नहीं, देखिए, मेरा शुरू से राजनीतिक जीवन सामान्य ही रहा है, क्योंकि मैं काम को महत्व देता हूँ। जो काम के लिए हमें वहाँ बैठाया गया है तो हम काम करके दिखाएंगे तभी नाम हो सकता है। और मैं चमक धमक करके या शान शौकत करके मैं उतना पेपरबाजी करके या उसमें ज़्यादा जाने का वो नहीं है। तो इसलिए मैं महत्व केवल काम को देता हूँ और आगे भी काम को महत्व दूँगा। साहू जी, अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? अगर मैं राजनीति में नहीं आया होता तो किसान था, किसानी करता, और बाकी समय में भगवान का भजन करता। इसके अलावा आपकी रुचि किसमें है? इसके अलावा अब तो शुरू से मैं एक रामायण कथा प्रवचन करना और भजन गाना और लोगों को साथ में लेकर के चलना एक मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है। और आज भी मैं गांव में रहता हूं। गांव के जो संस्कार हैं उस संस्कार का पालन करते हुए आज भी
अपने नियम के अनुसार मेरा सुबह 4 बजे उठना होता है और एक चक्कर घूम करके और उसके बाद में नहा धो करके पूजा पाठ करके नित्य जो भी समस्याएं लेकर के मेरे घर में लोग आते हैं उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद मैं वहां से ऑफिस। आने वाले समय में अपना राजनीतिक पोजीशन कहाँ तक देखते हैं आप? क्या कुछ बनने की इच्छा रखते हैं? महत्वाकांक्षा क्या है आपकी? मेरा उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, संगठन तय करिए। कोई कुछ खास संदेश जो आप हमारे माध्यम से यहाँ हमारे दर्शकों या फिर जो प्रदेश की जनता उनको देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है कि जिस ढंग से संगठन ने जो जिन दायित्व मुझे दिए हैं उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी दायित्व दिए हैं, तो जिनके विभाग जिन जिन क्षेत्र में हो वो अगर अपने क्षेत्र में काम करना चाह रहा है तो मैं जनता से भी मैं ये अपील करता हूँ कि उनको सहयोग करें और सब मिल के हम छत्तीसगढ़ में अच्छा विकास करें और हमारे छत्तीसगढ़ को आने वाले 2047 तक के एक विकसित छत्तीसगढ़ बना सके, इसके लिए हमारा सबका प्रयास है। जी, तो आप सुन रहे थे नंद कुमार साहू जी को, जिनका कहना है कि वो भले ही विधायक रहे हैं, पंच सरपंच जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जो काम पार्टी उन्हें देती है उनको पूरा ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं और एक बेहतर तरीके से, एक नए तरीके से उस काम को करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका फ़ायदा मिल सके, ऐसा उनका प्रयास रहता है। आने वाले समय में भी वो यही काम करने वाले हैं, क्योंकि जो भी उनके पास पद है, अध्यक्ष हैं वो आरडीए में, तो इस फील्ड में भी अच्छा काम करके एक नया एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, ऐसा उनका मानना है और उस पर काम भी करना चाह रहे हैं। साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।